हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन है जिसमें आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी किसी भी स्टेट से हो। आप किसी भी स्टेट से अगर टीजीटी पीजीटी दे रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो काफ़ी ये आपको हेल्प करने वाला। अगर एसएसटी से भी हो तो भी ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है, काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप एक बार चैनल पर आए तो प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेक कीजिएगा, तो आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन भद्र और बर्बर है? एक मिनट। तो ये है रूसो का कथन। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन क्या दिया? हॉब्स, लॉक, रूसो और हेनरी मैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। तो जो समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो हैं, उनमें से रूसो ने बोला था क्या है, व्यक्ति को ये बर्बर, ठीक है, भद्र बर्बर कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित में से किसके आधार पर रेखांकित करता है? प्लेटो की बात हो रही है। तो सारे राज्यों का उद्गम कैसा है? सामाजिक जरूरतों पे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम सामाजिक जरूरतों के आधार पर रेखांकित करता। प्लेटो के लिए सुव्यवस्था लाना सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक जरूरत थी। कोई भी विचारक तात्कालिक परिस्थिति से सर्वाधिक प्रभावित होता है। प्लेटो के समय में यह राजनीतिक अस्थिरता और सर्वव्यापक अज्ञानता थी, जिसके कारण ये सामाजिक जरूरतों के कारण राज्य के उद्गम की बात करते हैं। अगला है, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया? तो तीन तरह के उन्होंने अधिकार की बात की थी। कौन कौन था? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। समानता के अधिकार की बात वो नहीं करते, तो नहीं पूछा जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, तीन तरह की स्वतंत्रता की बात करते, वो भी याद रखिएगा, जीवन, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का। और इस तीनों में सबसे अधिक महत्व उन्होंने संपत्ति के अधिकार को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पॉलिटी संवैधानिक तंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह दावा किसने किया है? तो ये अरस्तु है, अरस्तु का कथन है ये वाला। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने माना है कि अपने राज्यों का संविधान के वर्गीकरण में पॉलिटी या संवैधानिक जनतंत्र अन्य शासन व्यवस्था से अधिक अस्थायी एवं व्यवस्थित रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करने वाला तंत्र है। उन्होंने 6 प्रकार की शासन, एक रियल रूप और उसका विकृत रूप। तो लोकतंत्र का जो मतलब पॉलिटी का जो विकृत रूप होगा वो लोकतंत्र था। तो ये पॉलिटी को तो अच्छा मानते थे बट लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आर्थिक न्याय को किस भाग में? तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में इसको माना गया है, ठीक है। प्रस्तावना को भी आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। प्रस्तावना से आप एक क्वेश्चन मान के चलो, एक क्वेश्चन प्रस्तावना से आएगा। नीति निर्देशक तत्व भी आपको पूरी रटा हुआ होना चाहिए। मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना दे रखा है। आप मेरे शॉर्ट्स में भी जाओगे तो आपको काफ़ी मतलब कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप शॉर्ट्स को भी ज़रूर एक बार स्क्रॉल करना, विद इन 15 से 20 सेकेंड का होता है। काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें मैं उसमें डाल रखी है, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की आपको फैक्चुअल चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? अब देखिए, एक एक करके मैं ऑप्शन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है। पहला है ऑप्शन, राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समाज नहीं करेगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये आपका वो हो गया,
क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। राजधर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आदि किसी भी प्रकार के व्यक्ति विभेद नहीं करेगा। राज्य अस्पृश्यता का अंत नहीं, तो राज्य पर्यावरण के रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा, यही नीति निर्देशक थे। तो बाकी ये सारे फंडामेंटल राइट्स थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा सामाजिक चिंतन क्या था? तो उनके समय कल्पना लोकीय समाजवादी, उनके जैसे ओवन ये सब को वो कल्पना लोकीय समाजवादी विचारक बोलते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स उनके पहले के जितने भी समाजवादी चिंतक कल्पना लोकीय समाजवादी बोलते हैं। मार्क्स समाज के लिए शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्क्स के पूर्व विचारकों ने समाज की विसंगतियों की ओर संकेत करते हुए आगामी समाज की महत्वाकांक्षाएं योजनाएं प्रस्तुत किए बिना इस बात का विचार किया है कि इसे व्यवहार में किस प्रकार प्राप्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य समर्थक हैं किसके हैं? ऑप्शन देखिए, राजतंत्र है, सीमित राजतंत्र है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, इनमें से कोई नहीं। तो ये है राजतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्नलिखित कौन सा प्रथम सत्याग्रह है? प्रथम सत्याग्रह पूछा जा रहा है, तो ये है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। असहयोग 1900 कब हुआ था? असहयोग 1920। ठीक है, अगला है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका 10। 10 में क्या है? ओहो सॉरी, 10 है, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। ये भी फेमस कथन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये अरस्तु का है, क्रांति का कारण असमानता में पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? दबाव समूह का कार्य नहीं है, एक एक कार्य हम देखते हैं। सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना, ये तो हो नहीं सकता दबाव समूह का। अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उसे संरक्षण देना, जनमत का समर्थन प्राप्त करके उसे प्रभावित करना। तो अच्छा, क्या कार्य नहीं है ना, तो यही नहीं है। सरकार निर्माण में चुनाव लड़ना नहीं पूछा जा रहा ना, तो बाकी तो है अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, जो उसके कार्य करे, बाकी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दबाव गुटों को अज्ञात, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने देखा पीवाई क्यू, अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दिया है? तो ये दिए फाइनर ने, अज्ञात संज्ञा। ये सबको आप एक जगह नोट डाउन कर लो, लास्ट टाइम रिवीजन में यही सब काम आएगा। किस संविधान सभा की, क्योंकि क्या होता है ना, अभी तो आप कर लोगे, याद भी रहता है, बट कभी कभी एग्जाम में ना 2-3 रहता है तो कंफ्यूजन हो जाता है नाम में। तो ये सब चीजें जो है उसको आप एक जगह लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान सभा की समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था? ठीक है, ये भी मैंने आपको जितने भी संविधान सभा, वो भी मैंने आपको शॉर्ट्स में डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। देखिए, तो ऑप्शन में क्या, प्रांतीय संविधान समिति है, संघ समिति है, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक, ये भी कृपलानी थे इसके, और संचालन के राजेंद्र प्रसाद थे। ये संघ शक्ति समिति के ये थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो वे बने थे आपके 1905 में, बंगाल विभाजन 1905 में। अगला, निम्नलिखित में से गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? और मैंने यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 to 12 वन लाइनर फैक्ट है, वो अभी आपका मैं करा रही हूँ, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें ये सारे चीज़ इंक्लूड किया गया है उसमें, और वन लाइनर फॉर्म में, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, 10 से 15 मिनट की वीडियो है, आप देख लेना, उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको मॉडर्न का जो पार्ट है ना, जिसमें याद करने की चीज़ें हैं, कब कौन अध्यक्ष बने, कब कौन सा हुआ, ईस्वी सन वाला, तो वो सारा उसमें है। तो काफ़ी कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप एक बार चैनल पे हो तो उस प्लेलिस्ट में देखना, उसमें लिखा हुआ है, तो आपको मिल जाएगा। आगे है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है?
अच्छा, गांधी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की है तेज सर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, और यही दो थे, अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, जो ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जैसे हम जब ये भीमराव अम्बेडकर का तो जानते हैं, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक तेज बहादुर सप्रू भी थे, उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। वे सामाजिक क्रियाकलापों तथा सामाजिक मन है। तो 16 का क्या हो जाएगा आपका, ये कार्ल मार्क्स का है। एक बार मैं फिर से ये कथन बोल रही हूँ, स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है। वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसों का विचारक नहीं है, रूसों का विचार नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। दर्शन केवल बौद्धिक आवंडर है। सामान्य इच्छा इच्छाओं का योग है। नहीं, सामान्य इच्छा इच्छाओं का नहीं, योग इच्छाओं का योग। तो ये कौन सा सही नहीं है, तो 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चले, बुद्ध और धम्म का शीर्षक नामक लेख किसने लिखा है, तो ये किसने लिखे थे, ये बी आर अम्बेडकर ने लिखे हैं। अगला है, मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो किस पे आधारित है, शक्ति पे, दैवीय सिद्धांत पे, सामाजिक पे या विकासवादी पे। तो दैवीय सिद्धांत पे है उनकी राज्य की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था, तो किसे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का सदस्य नहीं था। अच्छा, भारतीय संविधान का सदस्य कौन नहीं थे वो ये बताना है, तो वी एन राव नहीं थे संविधान सभा के। ऑप्शन बाकी किसमें, चारित्र मुखर्जी, के एम मुंशी थे। अगला, निम्नलिखित कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है, यानी 3 विषय इसमें संघ सूची का है और 1 विषय नहीं है। तो ये विवाह और तलाक ये आपके समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, न संघ सूची में, न राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। बाकी नागरिकता, अंतर्राज्य व्यापार और बैंकिंग ये सारे आपके संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में कौन सा एक सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का विरोधी है, सार्वजनिक वैश्य मताधिकार का विरोधी जे एस मिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार निम्न में कौन सा राज्य का अंग नहीं है। उन्होंने 7 अंग बताए हैं, उसमें से कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो सेना नहीं है, ऑप्शन नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं आपके बी आर अम्बेडकर। फेडरेशन वर्कर्स, तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नामक पुस्तक बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक 1936 में लिखी गई तथा 39 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लोकप्रिय भारतीय विधि अर्थशास्त्री और राजनीतिक समाज सुधारक थे। चलिए ठीक है, अगला है, इनमें गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, गृह स्वराज हो जाएगा, गृह व्यक्तिगत सत्याग्रह है, खिलाफत है और भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने भारत के राजनीतिक आंदोलन में सत्याग्रह का 3 रूप में प्रयोग किया, असहयोग, सविनय और व्यक्तिगत सत्याग्रह। खिलाफत से भी तो वो क्यों संबंधित होंगे, है ना। अच्छा, इसमें ये दिया ऑप्शन ए है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गांधी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्षक माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका सर्वोदय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है। वो नरमपंथी के उद्देश्य तरीके से पसंद नहीं, वो नरमपंथी के नहीं, ये उग्रवादी में आते थे, गर्मपंथी में आते थे, लाल बाल पाल, तो यही हो जाएगा। अगला, 1930-32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो 1930 और 32 में
ये द्वितीय, कौन सा हुआ था, द्वितीय। अगला, ब्रिटिश सरकार के केसरे हिंद की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो केसरे हिंद की वो महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी केसरे हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 ना, 31, 31 में क्या है? 1932 में सांप्रदायिक पंचायत निम्नलिखित किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध किए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने 1932 में सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया था। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्ग पर लागू किया गया था। महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को इस के विरोध में आमरण अनशन शुरू किया। 5 दिन बाद यानी 24 सितंबर गांधी जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विधानमंडल के 148 एवं केंद्रीय विधानमंडल के 18% सीट दलितों के लिए आरक्षित की गई तथा दलित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। अगला, सीट रिजर्व कर दिया गया। अगला है 32, निम्नलिखित में किसने कहा है यदि हम मेढक की तरह वर्ष में बार बार टर्टर करेंगे तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाएगी? ये काफी फेमस कोटेशन है। तो ये कोटेशन है आपका बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का है। आजकल अधिकांश विधायकी कानून नहीं बनाते बल्कि अन्यत्र बने कानून का औपचारिक रूप से अनुमोदन करते हैं, और उसका कारण बोला जा रहा है कारण बोला जा रहा है विधायकी राज्य का विधि निर्मात्र निकाय है। तो दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या तो नहीं कर रहा है ना, मतलब सही तो है, मतलब बातें ये भी सही है ये भी सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए और दोनों सही है बट ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जनरली ऐसा होता था, ये ए में ऑप्शन होता था, तो आपको ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कहाँ दिया हुआ है। अगला है 34। 34 में क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। हम सब एक बार देखते हैं। देखिए, विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो इसमें किसी भी पेश किया जा सकता है, ये सही है। विधेयक विशेष बहुमत यानी 2/3 उपस्थिति मतदान में भाग लिए जाने के कुल सदस्य के 50% से अधिक हो, ठीक है, पारित हो। सदनों के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा नहीं। संयुक्त बैठक जब संवैधानिक संशोधन के विषय में संयुक्त अधिवेशन की मतलब प्रावधान नहीं है, तो ये नहीं होगा। बाकी राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर वो भी नहीं है तो न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनको ये भार सौंपा जाएगा। अगला है 36, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्न में कौन है? भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्न में कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया था? संपत्ति का श्रम सिद्धांत है, राज्य एवं समाज में अंतर है, राज्य एक साधन है, नागरिक को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं है। तो यही वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर है। अगला है राजनीतिक अधिकार किसे सम्मिलित नहीं करता? राजनीतिक अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं होता? ये तो काम पाने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। मतदान आपका राजनीतिक अधिकार, सरकार का विरोध करना आपका राजनीतिक, निर्वाचित करना आपका राजनीतिक अधिकार है, काम पाने का है, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्या हो गया, एक काम ही नहीं कर रहा। चलिए 30, हम कौन से क्वेश्चन पे हैं? ये हो गया। अब हमारा है हाँ 39।
38 हो गया। 39, 39 में क्या है, हमें मैच करना है। तो देखिए, अधिकार का आदर्शवादी सिद्धांत है, अधिकार का नैसर्गिक सिद्धांत है, अधिकार का ऐतिहासिक सिद्धांत है, अधिकार का वैधानिक सिद्धांत है। तो देखते हैं, मैच करते हैं। तो अधिकार का आदर्शवादी ग्रीन हो जाएंगे, आदर्शवादी ग्रीन यानी ए में 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए में 4 हो जाएगा। अधिकार का नैसर्गिक, तो जॉन लॉक, नैसर्गिक या प्राकृतिक बोलो। अधिकार का ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक एडमंड वर्क हो जाएंगे। अधिकार का वैधानिक, तो जर्मी बेंथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? तो देखिए, इसमें कूट में दिया गया, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है, नहीं था। वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम था। वह बहुदलीय निकाय थी। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। क्या नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या है 40। तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों के विधान मंडलों का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। यह निर्वाचन प्रारंभिक स्तर पर वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा किया गया था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रश्न में केवल जो गलत है, 2 वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? ये तो आप कई बार हमने पढ़ लिया है। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता। अगला है, विश्व की सबसे शक्तिशाली विधान पालिका कौन सी है? तो संसद जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वह है आपका इसका इंग्लैंड। अगला है, निम्न संघीय व्यवस्था की अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है। अच्छा, इनमें से किस में संघीय शक्तियां जो है, जैसे हमारे यहाँ संघीय मतलब हमारा में कहाँ है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में है, बट राज्य में कहाँ कहाँ है वो हमें बताना है। तो अमेरिका में है और स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है 44। प्रस्तुत विकल्पों में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? तो 44 ये यूएसए। अगला है, निम्नलिखित में कौन संसद की जननी कहलाती है? तो संसद की जननी ब्रिटिश संसद कहलाती है। सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत, तो मूल सिद्धांत कल्याणकारी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। निम्नलिखित कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो ये व्यक्तिवादी। अगला फिर मैच द फॉलोइंग है, अराजकतावाद है, व्यक्तिवाद है, आदर्शवाद है, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद राज्यविहीन समाज की बात करेगा, तो हम डी में फर्स्ट लगाएंगे। डी में फर्स्ट लगाते तो आपका सी और डी में ही कोई होगा। व्यक्तिवाद आवश्यक बुराई, राज्य एक बुराई है, राज्य एक आवश्यक, देखिए राज्य आवश्यक है तो आदर्शवाद बोलेगा राज्य आवश्यक है। तो देखिए, अराजकतावादी राज्य एक बुराई है, ठीक है। व्यक्तिवादी तो करेगा राज्य एक आवश्यक बुराई है, और आदर्शवाद क्या होगा, राज्य आवश्यक है, और मार्क्सवाद ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। भारत की सरकार ने कब लेखा परीक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया था? तो ये निर्णय लिया था आपका 1976 में, 1976 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति भारत में संघ राज्य से संबंध से नहीं जुड़ा? अब इसी समय ये भी हुआ था 42वें संवैधानिक संशोधन भी, तो ध्यान रखिएगा, डेट याद रहेगा। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग समिति भारत के संघ राज्य संबंध से नहीं जुड़ा हुआ है?
तो देखिए राजमन्नार भी है संघराज्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल सरकार मंडल पुंछी भी, तारकुंडे आपका चुनाव आयोग से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है 51। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सी शक्ति है? 249 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52, तो क्या है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा सी। ये भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? तो संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 54 हो गया। 55, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ठीक है, ये विलोबी का कथन है, काफी फेमस है विलोबी का। संप्रभुता क्या है? राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक आपकी ऑस्टिन की है। ऑप्शन नंबर ए। बहुलतावादी वकालत करते हैं, बहुलतावादी किसकी वकालत करते हैं? तो समुदायों की स्वायत्ता की। ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन प्रकार का तात्पर्य उस शक्ति से है, किस शक्ति से है? तो वह अपने ही निर्णय की समीक्षा करता है, अब वह अपने ही निर्णय की समीक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए। तो लेक्चर्स ऑन, एक मिनट, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, एक बार मैं सारा पढ़ती हूँ, इसको देख क्या है। 57, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा पुनर्विलोकन का तात्पर्य क्या है? एक बार सारा ऑप्शन में पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ। वो अपने ही निर्णय की समीक्षा करता है, वह देश में न्यायपालिका की कार्यविधि की समीक्षा करता है, वह विधानमंडल द्वारा बनाए कानून की संवैधानिक वैधता की परीक्षण करता है, वह संसद की नियतकालीन समीक्षा करता है। तो ये विधानमंडल वो क्या करता है? विधानमंडल में बनाए कानूनों की संवैधानिक वैधता की का परीक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? भारत की आकस्मिक निधि प्रस्तुत विकल्प में किसके अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 हो गया। 60 में हमें मैच करना है। वोट्स ऑन अकाउंट से वोट्स ऑन क्रेडिट अनुदान के पूरक मांग है और अनुदान के अतिरिक्त मांग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैच कर देती हूँ मैं आपके लिए। देखिए थोड़ा सा मैं इसको कम कर, हाँ देखिए इसका राइट आंसर बोर्ड ऑफ अकाउंट विचारशील बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुमोदन ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। वोट्स ऑन क्रेडिट यह विस्तृत आकलनों के बिना अनुमोदन, एक मुश्त अनुमोदन। ठीक है, अनुदान के लिए पूरक मांग, तो ये हो जाएगा स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय। अगला है अनुदानों के अतिरेक मांग, तो इसमें हो जाएगा अनुदान से अधिक राशि का व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, प्रस्तुत विकल्प में कौन सा सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी होता है? तो यह था उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की एक प्रभावी कवच कहते हैं, कौन ये कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ। ठीक है, चलिए ठीक है, उनकी जो पुस्तक है उनकी पुस्तक है एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, 50 ईयर्स प्रोस्पेक्टिव। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चन किया जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।